ऑफ इंडिया की स्थापना करने से पहले काफ़ी गौर किया गया कि भारत में अब तक बीजेपी को छोड़कर या सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सब व्यक्ति विशेष से संचालित हैं। तो नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो उपेक्षित समाज के लिए सोच रही हैं लेकिन मुंतशिर हैं, बटी हुई हैं, तो उन्हें एक करके एक शक्ति बनाने के लिए और जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको एक करने के लिए और बुद्धिजीवियों की देख रेख में ये संगठन संचालित हो तो तभी जाकर के हम जो है मानव हित में या उपेक्षित समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, किस किस तरीके से टीम की जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई है? राष्ट्रीय संयोजक मैं स्वयं हूं, मोहम्मद ताहिर हुसैन एडवोकेट, और इसके बाद ज़ेरे निगरानी हमारे बुजुर्ग डॉक्टर के.जे. बुखारी साहब कुछ दिनों तक चले। पिछले दिनों जो है 9 जनवरी को जो है हम लोगों ने इसका एक अध्यक्ष मंडल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी अध्यक्ष मंडल बना और उस अध्यक्ष मंडल की चेयरमैन जनाब वसी अहमद साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको नियुक्त किया गया। इस तरह से आज की जो मीटिंग थी वो आज की मीटिंग इसलिए थी कि जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको संगठित करके उसका भी एक मंडल, महासचिव मंडल बनाया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे जनाब इमरान खान साहब को नियुक्त किया गया और अन्य पदाधिकारी भी इसमें नियुक्त हुए आज। इसके अलावा कुछ महसूस किया गया कि हमारे बुद्धिजीवी जो है आए और उनकी ज़ेर निगरानी जो है हम इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, ये हमारी सोच है। इस मोर्चे का क्या पूरा कार्य रहेगा, किस तरीके से काम करेगा? ये मोर्चा जस्ट लाइक उसी तरह से है जैसे यूपीए है, एनडीए है, तो इसी तरह से इसका भी ये फ्रंट है। ये अपने आप में इसका कोई झंडा, कोई बैनर नहीं है, बल्कि ये लोगों को, ये पार्टियों को संगठित कर और गैर राजनीतिक संगठनों को संगठित करके वो आगे मार्गदर्शन करने की काम कर रही है। क्या ये मोर्चा चुनाव में की भी तैयारी करेगा? जी, जब राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक पार्टियां यकीनन है कि सब रजिस्टर्ड हैं, तो हम चुनाव में भी भागीदारी होगी और चुनाव में भागीदारी होने के साथ साथ एक बात महसूस किया गया कि जो आज गैर राजनीतिक संगठन हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में, चाहे वो पैसे दे करके प्रलोभन देकर या पद का प्रलोभन दे करके, लेकिन यहाँ शुरू से ही एक अनुशासित ढंग से जो है इस कदम को बढ़ाया जा रहा है। ख़ास तौर से इस हिंदुस्तान में आज और अभी मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में इसकी जो है बहुत ही आवश्यकता महसूस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मोर्चा है, जिस तरीके से इस टाइम हालात चल रहे हैं देश में, किसान मोर्चा, किसान कृषि बिल को लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, इस मोर्चे की उसमें कोई भूमिका रहेगी? हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं वो जाकर के बारी बारी से, जैसे अभी कल जो है हमारे रामपुर से चल कर के हमारी गैर राजनीतिक संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, वो एक टीम जो है बाज़ाब्ता आई और उसमें शिरकत की। अभी उसके विगत दिनों जो है हमारी एक पार्टी है जो भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी, जो नगीना बिजनौर से चल करके उन्होंने भागीदारी ली। इस तरह से हमारी जितनी भी पार्टियां हैं और संगठन हैं वो बारी बारी से जा कर के हमारे किसानों को समर्थन दे रहे हैं। वजह यह है कि हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं कि सरकार जो है इन 3 बिलों के माध्यम से क्या करना चाहती है, लेकिन मैं इतना महसूस कर रहा हूं कि जिनके लिए ये बिल बनाया गया और वो उन्हें ही ये पसंद नहीं है, तो इस स्वतंत्र देश में, इस इंडिपेंडेंट मुल्क में जो है इतनी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है, जिनके लिए जो बनाया गया है और उन्हें ही अगर तस्लीम नहीं है, उन्हें ही अगर स्वीकृत नहीं है, तो बिल्कुल ही इसको जो है
वापस लेनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए। ये नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया का भी सोच है, विचार है, और हम किसान के साथ बिल्कुल कदम ब कदम मिला करके हम चलने को तैयार हैं। चाहे जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल मेरा, कोविड वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर संजीव सोम ने भी एक बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम भी चाहते हैं कि लोग जो है स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम इस कुछ ट्रेडिशनल लोग होते हैं, परंपरावादी लोग, जो इस तरह की अफवाहों में या जो है संकुचित भावना से ग्रसित होते हैं, हम उसका खंडन करते हैं। वाकई में अगर परीक्षण उन लोगों पर किया जाए जो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने इसे बनाया है, अगर सक्सेस हो जाता है तो यकीनन है कि ये पब्लिक और आवाम में जानी चाहिए। वरना ये नहीं कि जो उपेक्षित समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए, उनमें रिएक्ट हो और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित हों। ये इसका हम खंडन करते हैं। पहले अपना थोड़ा सा परिचय आप। मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस। ये जो मुस्लिम राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक दल थे, उनका जो फ्रंट बनाया गया, मुझे उस अध्यक्ष मंडल का चेयरमैन बनाया है, और मैं उसी हैसियत से आज सामाजिक संगठनों की बैठक में हाजिर हुआ हूँ। आज तमाम सामाजिक संगठनों को इकट्ठा किया गया, उनकी का संगठन बनाया गया, उसकी नुमाइंदगी के लिए और उनके बीच में अपने विचार रखने के लिए मैं आज उनके बीच में हाजिर हुआ हूँ। ये मोर्चा किस प्रकार से काम करेगा? ये मोर्चा 3 फ्रंट पे काम करेगा। एक पॉलिटिकल फ्रंट पे, दूसरा सामाजिक फ्रंट पर, और तीसरा एजुकेशनल फ्रंट पर, कि समाज में 3 चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं जो हर आदमी को मिलना चाहिए: तालीम और स्वास्थ्य। ये बुनियादी हो। तालीम की अगर हम बात करें तो तालीम को लेकर आपका फ्रंट किस तरीके से? हमारा मानना है कि तालीम को जो है जितना कॉमर्शलाइज कर दिया गया है, जो आम आदमी की अप्रोच से बाहर होता चला जा रहा है, इसका सिलेबस एक होना चाहिए। गरीब का बच्चा भी वही पढ़े और अमीर का बच्चा भी वही पढ़े। जिस तरीके से 5 स्टार होटल की तरह स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं, वो आम आदमी के अप्रोच के बाहर होते जा रहे हैं, और एक गैप पैदा होता चला रहा है। एक तबका अमीरों का है जो ऊपर को जा रहा है, और गरीब बाहर खड़ा हुआ तरस रहा है। ये 5 स्टार कल्चर जो आया है एजुकेशन में और हेल्थ में, इसे ख़त्म होना चाहिए। इस सब स्वास्थ्य के मामले में भी ये जो 5 स्टार होटल की तरह जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये आम आदमी के अप्रोच के बाहर है। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और इस पे जो है कल्चर को एक कल्चर आना चाहिए, और तमाम आम आदमी से, एक रिक्शे वाले ठेले वाले का भी वही परीक्षण, वही सहूलत होना चाहिए जिस तरीके से अमीर आदमियों को। वरना ये सिस्टम अगर और बढ़ा तो ये फिर स्वास्थ्य सेवा के बजाय एक व्यापार में तब्दील हो गया। प्रेस वार्ता के आयोजन किस लिए किया गया है और ये मोर्चा किस प्रकार से काम करेगा? देखिए, पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूँ। मैं मुस्तकीम मंसूरी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, और ये जो मोर्चा बनाया है उसका एक घटक दल मुस्लिम मजलिस भी है। और मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश की वो ऐसी जमात है जो केंद्र और प्रदेश की सत्ता में रही है। 50-52 साल पुरानी ये जमात है, और आज इस मोर्चे का घटक है। सर, अभी जिस तरीके से बात चल रही थी, और वक्ताओं ने भी बताया कि वैक्सीन को लेकर हमने सवाल किया, एजुकेशन को लेकर सवाल किया। अगर हम जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है, कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, 3 बिलों के लिए सरकार की वार्ता भी हो चुकी है 9 बार, और वो विफल रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम मजलिस किसान बिलों के खिलाफ पहले दिन से है कि जो 3 काले कानून सरकार ने पास किए हैं, इनके खिलाफ है। और सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम मजलिस ने 15 सवाल सारे सांसदों को चिट्ठी लिखकर भेजे कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और इस पर बहस की जाए। अभी 15 रोज़ पहले मुस्लिम मजलिस ने 5 सवाल और किए हैं कि इन सवालों को लेकर के सरकार जवाब दे, लेकिन सरकार ना तो सेशन बुला रही है और ना सरकार इस पर कोई जवाब देना चाह रही है। ये किसान आंदोलन को सरकार दबाना चाहती है। किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एक आम जनता का आंदोलन है। इस बिल के बाबत हम आपको बता दें कि ये गरीब आदमी से जुड़ा हुआ बिल है। ये जो हमारे यहाँ की खाद्य व्यवस्था है, इसको पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं, और जब पूंजीपतियों के हाथ में ये व्यवस्था चली जाएगी तो एक आम नागरिक जो रिक्शा चलाने वाला है, उसको भी 50 से 75 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ेगा।
जो किसान का आलू आज 10 रुपये 15 रुपये है, ये पूंजीपति उस मनमाने रेट लेंगे, 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। मुस्लिम मजलिस का मानना ये है कि कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए और सरकार उनको फंडिंग करे किसानों को, और किसानों का एक समूह बना करके, जैसे कि चिप्स है, 5 रुपये किलो आलू खरीदती है गवर्नमेंट, और वो पूंजीपति उसको खरीद करके चिप्स बना करके आलू को बेचते हैं। तो ये सुविधा सरकार अगर किसानों को दे, कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ दे, मतलब 10-10 जिलों का जो है एक समूह बना करके वहाँ पे फाइनेंस करे, इंडस्ट्री लगे और किसान अपनी फसल को उस इंडस्ट्री के माध्यम से जनता तक लाए, तो जनता का भी फायदा होगा और किसानों का भी फायदा होगा। बिचौलिए जो है बीच से हट जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये कृषि बिल जो है किसानों के हित में है, ना कि उनके विरोध में है। एमएसपी लागू करने के लिए सरकार मान नहीं रही है, ना ही कानून पास कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो सरकार, जो हमने मुस्लिम मजलिस ने सवाल किए हैं, जो इस फ्रंट के माध्यम से सवाल किए गए हैं, उन पर जवाब देने से क्यों बच रही? कृषि मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस पर? मुस्लिम मजलिस के इस मोर्चे के जो घटक दल हैं, मोर्चे के जो संयोजक हैं, मोर्चे के जो लीडर हैं, उनसे कृषि मंत्री बैठकर इस मुद्दों पर सवाल कर लें, बहस कर लें, जवाब दे दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से किसानों ने NH9, NH जितने भी हैं बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी हाल ही में खोड़ा की जनता के कुछ लोगों ने, नुमाइंदों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। देखिए, बड़ी परेशानी से बचने के लिए छोटी परेशानी को जनता को सहना पड़ेगा, क्योंकि इन कानूनों के लागू होने के बाद जनता को कितनी बड़ी परेशानी होगी ये आम आदमी नहीं समझ रहा है। और राजनीतिक लोग जो हैं वो जनता के बीच इसलिए नहीं जा रहे हैं कि किसानों ने ये कह रखा है कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, और जनता, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसका राजनीतिकरण हो जाए। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं और जो सामाजिक संगठन हैं वो लगातार किसानों के आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ हैं, और उन्होंने जो फैसला लिया है इन बिल को वापस करने का, 113 साल पहले सन 1906 और 1907 में अंग्रेज़ों की हुकूमत ने यही कानून लेकर आई थी। उस वक्त भगत सिंह के चाचा और उनके पिताजी ने ये आंदोलन छेड़ा था और अंग्रेज़ों की हुकूमत को झुकना पड़ा था, कानून वापस लिए थे। ये तो अंग्रेज़ों के गुलामों के वंशज कानून लेकर आए हैं, इन्हें भी झुकना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल और है कि जिस तरीके से किसानों ने 26 जनवरी को, यानी देश का सबसे बड़ा पर्व जो होता है, उसको परेड में अपने ट्रैक्टर निकालने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर आप किस नजरिए से देखें? क्या किसानों की ये मांग सही है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात कहने का सबको हक है, और गणतंत्र दिवस पर किसान जो है जनहित का कार्य कर रहे हैं। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं है, गणतंत्र विरोधी कोई कार्य नहीं है, लोकतंत्र विरोधी कोई कार्य नहीं है।